हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे जिसके बारे में हमें और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो टॉपिक हमारा क्या था? टॉपिक हमारा था एक्सपेरिमेंट, एंड द एक्सपेरिमेंट नेम इज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज द किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। मतलब वायर पे क्या लगने वाली है? यहाँ पर किक लगने वाली है, और किक लगने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम फुल डिटेल में बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्या कॉन्सेप्ट है सुनिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्ट है द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये जो वायर आपने यहाँ पर बनाया है, इस वायर पर क्या लगने वाला है? फोर्स लगने वाला है। और क्यों लगने वाला है इसका कारण हमने लास्ट क्लास में जान लिया था ना। क्या जाना था हमने? हमने कारण ये जाना था कि इस रीजन के अंदर अब दो मैग्नेटिक फील्ड आ चुके हैं। कौन से दो मैग्नेटिक फील्ड? एक तो ये यू शेप्ड मैग्नेट की वजह से, whose direction is always fixed, that is from north pole to south pole, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इस वायर की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, in which current is flowing। तो इन दो मैग्नेटिक फील्ड के इंटरसेक्शन के कारण इस वायर पर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो हमें पता लगा कि ये वायर अचानक से जंप करना शुरू कर देता है। जैसे ये यूं लटका हुआ वायर है तो कभी आगे चला जाता है ना। हम अगर बैटरी की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो अलग डायरेक्शन में मोशन करना शुरू कर देता है। तो इसके इस मोशन को देखकर ये बात तो कंफर्म हो गई दैट व्हेन अ वायर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ एनी मैग्नेट, देन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दिस वायर। इस वायर पर क्या लगेगा? इस वायर पर फोर्स लगेगा। अब जब बात फोर्स की जाए तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और जब बात वेक्टर क्वांटिटी की जाए तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब हमें इसके बारे में दो बातें जाननी होती हैं। पहली बात, हमको वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में जाननी होती है। मतलब हमको ये जानना होगा कि इस वायर पर कितने न्यूटन का फोर्स लगेगा। याद है ना, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। 1 न्यूटन लगेगा या 2 न्यूटन लगेगा या 10 न्यूटन लगेगा या कितने न्यूटन का लगेगा? इज इट ओके? तो मतलब पहली बात तो हमें जाननी है इस लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में, और दूसरी बात हमें जाननी है डायरेक्शन के बारे में। तो मैंने छोटा सा लिख दिया है, छोटा सा इसलिए लिखा है क्योंकि हम इसे बाद में जानेंगे। फिलहाल जो हम जानने जा रहे हैं वो हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में जानने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के फैक्टर और फॉर्मूला दोनों चीजें हम जानेंगे। तो जो फर्स्ट फैक्टर है ऑन विच द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो मैं आपको इसे थोड़ा और समझाना चाहती हूँ। सुनिएगा ध्यान से। आपसे ये बोला जा रहा है दैट दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अप्लाइड का मतलब समझे? अप्लाइड का मतलब है कि आपने कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली है। अगर आपने ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली है तो वायर पर फोर्स ज्यादा लगेगा। आपने अगर कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ली है, वीक मैग्नेट ली है, तो वायर पर फोर्स कम लगेगा। तो ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। आ गई ना आपको बात समझ में? अप्लाइड का मतलब इस यू शेप्ड मैग्नेट वाले मैग्नेटिक फील्ड के ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इज इट ओके? इस वायर वाला मैग्नेटिक फील्ड नहीं, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड हियर ड्यू टू दिस हॉर्स शू मैग्नेट। इज इट ओके? तो आगे देखिएगा, और भी फैक्टर है इस मैग्नीट्यूड के। तो जो सेकंड फैक्टर है वो बहुत ध्यान से सुनना। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल बना देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, सेकंड इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा रहा है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि इस वायर में करंट अगर आपने बढ़ा दिया तो ज्यादा फोर्स लगेगा,
अगर आपने इस वायर में करंट की वैल्यू को कम कर दिया तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गया समझ में? तो आगे देखिए और भी फैक्टर है क्या? यस, और भी फैक्टर है। नेक्स्ट फैक्टर इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। लेंथ ऑफ वायर, कौन सा वायर? हम कौन से वायर का डिस्कशन यहाँ पर कर रहे हैं? हम वायर ए बी का डिस्कशन कर रहे हैं, तो मतलब सिर्फ ए बी वायर की लेंथ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इज इट ओके? तो इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज मोर, फोर्स विल बी मोर। इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज लेस, फोर्स विल बी लेस। लेंथ कम तो फोर्स कम, लेंथ ज्यादा तो फोर्स ज्यादा। तो हमें यहाँ पर फोर्स के लिए कितने फैक्टर मिल गए हैं? 3। फर्स्ट इज बी, सेकेंड इज आई, थर्ड इज एल, और अगर इन तीनों को कंबाइन कर दें तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल। क्या काम खत्म हो गया? नहीं, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है ना, इसको हटाएंगे। उससे पहले आप ये जो बोर्ड पर डायग्राम है आप बना चुके होगे लास्ट क्लास में, और नहीं बनाया है तो अभी बना लें। और ये जो फैक्टर हैं इन फैक्टर्स को भी लिख लें, क्योंकि हमें जगह चाहिए और जगह के लिए हम उस फिगर को वहां से रफ करेंगे। इज इट ओके? तो आप इसको बना लीजिए। हाँ जी, तो आपने बना लिया होगा। हम 3 फैक्टर यहाँ पर जान चुके हैं। वैसे तो फिगर मैंने बोला था रफ करने के लिए, पर फिगर हम रफ नहीं कर रहे हैं। एज वी नीड इट मोर, हमको ज़रूरत है इस फिगर की अभी और, तो हम फिगर को थोड़ी देर बाद रफ करेंगे जब हमारी ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। इज इट ओके? अभी थोड़ी देर के लिए बने रहने देते हैं। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, हमने 3 फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया था और उसके अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला हमें मिला था BIL। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज 3 फैक्टर। तीनों ही फैक्टर पर ये फोर्स कैसे डिपेंड करता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल दीज 3 फैक्टर, तीनों फैक्टर। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके? बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो कुछ लगाना पड़ेगा, एंड दिस इज साइन थीटा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th की पढ़ चुके हैं, तो साइन थीटा आपको पता होगा कि क्या होता है ना? और नहीं भी पता तो मैं आपको पूरी कोशिश करूंगी बताने की, बस ध्यान से सुनते जाइएगा। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन बी, मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड कम करेंगे, कम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, करंट कम करेंगे तो फोर्स कम हो जाएगा, वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे तो भी फोर्स ज्यादा, और लेंथ कम करेंगे तो फोर्स कम। ये साइन थीटा क्या है यहाँ पर, इसको समझते हैं। और इस साइन थीटा को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना है कि ये क्या है। इसे बोला जाता है थीटा, एंड दिस इज यूज्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंगल। ये एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी होता है, और सुनिएगा कि ये किस किस के बीच का एंगल है। दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन, बहुत ध्यान से देखना, एंगल बिटवीन B एंड I। ये B और I के बीच का एंगल है, B और I। B का मतलब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जरा देखो यहाँ पर B की डायरेक्शन कौन सी है? ये रही, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और करंट की डायरेक्शन कौन सी है? ये रही, I इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो इस B और I के बीच के एंगल को यहाँ पर हम किसके थ्रू डिनोट कर रहे हैं? थीटा के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। क्या आप इस थीटा की वैल्यू, इस B और I के बीच में एंगल की वैल्यू आप मुझे इस फिगर के लिए बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल देखते ही पता लग रहा है कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। आ गई बात समझ में? ये हमेशा 90 डिग्री हो ऐसा तो जरूरी नहीं, कभी 90 डिग्री भी हो सकता है, कभी 0 डिग्री भी हो सकता है, कभी 60 डिग्री भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर B और I के बीच में ये जो एंगल है थीटा, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, विच इज देयर इन द गिवन फिगर ऑल्सो,
तो आपको साइन 90 की वैल्यू पता होनी चाहिए। कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। और अगर इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। और साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब ये साइन 0 डिग्री कब होगा? हमें यहाँ तो 90 डिग्री दिख रहा है, 0 डिग्री कैसे होगा? इस बात को हम थोड़ी सी देर बाद जानेंगे, पर इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। और आपको ये क्लियरली समझ में आए इसके लिए अब इस फिगर को मैं यहाँ से रफ कर ही देती हूँ, एज यू नीड सम स्पेस टू लर्न इट मोर एंड मोर। आपको ज़्यादा समझना है इस टॉपिक को। ये टॉपिक आपका जो है, दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो ध्यान से सुनिएगा, आप इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को समझते जाइए। तो समझने के लिए हमने बहुत कुछ समझ लिया है और हमें इस समझने के हिसाब से इस करंट कैरिंग वायर पर लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला मिल चुका है। और क्या मिला है हमें फोर्स का फॉर्मूला? BIL साइन थीटा। पर अभी ये थोड़ा साइन थीटा समझना बाकी है। इज इट ओके? देखिएगा ध्यान से। अब मैं पूरा बड़ा बड़ा फिगर तो नहीं बना रही हूं, पर ध्यान से देखिएगा। अगर आपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस तरीके से अगर आपने रखा यहाँ पर, और ये आपने रखा वायर इन विच द करंट इज फ्लोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बाकी सारी इमेजिनेशन आपको दिमाग में रखनी है कि ये कौन सा मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल कहाँ से आए, ये वायर में करंट कहाँ से आया, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। तो आप इमेजिनेशन कर सकते हैं थोड़ी सी देर के लिए, है ना। तो ये है करंट की डायरेक्शन और ये है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और इसके हिसाब से इन दोनों के बीच का एंगल थीटा कितना है? 90 डिग्री। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। आ गई बात समझ में? और देखिएगा जरा ध्यान से। सेकेंड केस है व्हेन दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड द वायर इज केप्ट लाइक दिस। ये वायर ऐसे रखा हुआ है, वही सेम AB वायर है ना। एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। करंट की डायरेक्शन कौन सी है? एग्जैक्टली सेम। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि फॉर दिस सिचुएशन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट are in the same direction, and if they two are in the same direction that means theta is equal to 0 degree। दोनों के बीच के एंगल को ही तो हम थीटा बोलते हैं, और इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो जरा आप ध्यान से देखें कि ये जो फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर आप इस फोर्स के फॉर्मूले के हिसाब से इन दोनों केसेस को जज करना चाहें तो यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू मिलेगी BIL साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? ये लिखी हुई है 1। और जब साइन 90 की वैल्यू आप रख देंगे फॉर्मूले में तो वायर पर फोर्स कितना लगेगा? वायर पर फोर्स लगेगा BIL, and this BIL is the maximum value of force। तो अगर वायर के करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो तो इस कंडीशन में इस वायर पर सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, मैक्सिमम फोर्स, जोर से मूवमेंट करेगा ये वायर if the angle between magnetic field and current is of 90 degree। आ गई बात समझ में? अब इधर आ जाइए, यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पर क्या नई बात है? सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर बात ऐसी है कि फोर्स का फॉर्मूला है ये लिखा हुआ BIL, और थीटा की जगह आपको क्या लिखना है? साइन 0 डिग्री। और जब आप 0 डिग्री लिखते हैं तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। मतलब फोर्स कितना हो जाएगा? force will be 0 and this is the minimum value of force। So whenever the wire is parallel to the magnetic field,
जब भी पैरेलल हो, इन दैट कंडीशन ऑन दिस वायर नो फोर्स विल बी अप्लाइड, इस वायर पर कोई फोर्स लगेगा ही नहीं. So these are the two cases of maximum force and minimum force. Is it okay? So whatever is there on the board, you note it down very carefully. फिर इसको हम थोड़ा और समझेंगे, ठीक है? हाँ जी, तो इतना आपने समझ लिया होगा, पर इस बात को समझाने से पहले मैंने आपसे ये बोला था, यहाँ वाली कंडीशन में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया था आपके दिमाग में, और क्वेश्चन मार्क ये था कि आपको बोला गया था व्हेनेवर द वायर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला था ना मैंने. पैरेलल में तो एक कंडीशन और है, और ये दूसरी कंडीशन कौन सी है? दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ. ये है दूसरी कंडीशन. वायर पैरेलल तो है मैग्नेटिक फील्ड के, पर करंट की डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट. ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये करंट की डायरेक्शन. अब अगर इस केस में मैं आपसे थीटा की वैल्यू पूछूं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री नहीं है, तो फिर कितनी है? 180 डिग्री. और साइन 180 की वैल्यू आपको पता है क्या? मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगी, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स में 90 डिग्री तक की वैल्यूज पढ़ी हैं. तो साइन 180 की वैल्यू भी आप जान लें कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी कितनी होती है? 0 होती है. और उस केस में भी फोर्स की वैल्यू आपको 0 ही मिलेगी. तो हमेशा याद रखें कि whenever the wire is perpendicular to the magnetic field, then the force will be maximum, that is BIL, sin 90 is 1. And whenever the wire is parallel, whatever the direction of current is, if it is in the direction of magnetic field, then theta is 0 degree and sin 0 is 0. Whenever the wire is in the opposite direction of magnetic field, then theta is 180 degree and again the force will be 0. So if the wire is parallel to the magnetic field, then whatever the direction of current is, the force remains same, या फिर आप यूँ बोलें that no force can be seen in that particular condition, no force will be applied on the wire, या फिर आप बोलें कि minimum force will be there in that case, or the magnitude of force is 0 in that particular condition. Is it okay? So note down this condition also for the minimum value of force. Is it okay? हाँ जी, तो आपने यहाँ पर फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में तो बहुत कुछ जान लिया है. Is it okay? फॉर्मूला जान लिया, फोर्स के फैक्टर जान लिए, फोर्स लगने का कारण भी जान लिया. कारण पता लग गया ना आपको फोर्स का, कि फोर्स लगी क्यों रहा है इस करंट कैरिंग वायर पर. तो अब हम एक बात और जानना चाहते हैं आज की क्लास में. हम इस फोर्स का एक फॉर्मूला और जानना चाहते हैं. बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से. ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है और डिफरेंट भी है. इज इट ओके? देखिए, आपको बार बार ये बात बोली गई कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई करंट कैरिंग वायर रख दें, ये लिखी हुई है अभी तक भी बोर्ड पर, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई करंट कैरिंग वायर रख दें, जैसे आप रख रहे थे बार बार, इज इट ओके, तो उस वायर पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा. इज इट ओके? पर हमने तो करंट के बारे में कुछ और ही पढ़ा है. हमने तो पढ़ा है कि फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है? करंट बोला जाता है. फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोला जाता है? करंट. तो जरूरी तो नहीं है कि ये ऐसे वायर में करंट फ्लो हो. कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है ना, बिना वायर के ही कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ भी तो आ सकता है इस मैग्नेटिक फील्ड में. तो क्या अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में घुस जाए, तो क्या उस चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, बिकॉज दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग एंड मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इज नोन एज करंट. तो मतलब फोर्स तो लगना चाहिए.
इस मूविंग चार्ज पार्टिकल पर भी फोर्स लगना चाहिए। तो अब हम यही जानने जा रहे हैं कि आखिर इस मूविंग चार्ज पार्टिकल जो किसी भी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो गया है उस पर क्या फोर्स लगेगा, इस बात को हम जानने जा रहे हैं। तो सुनिएगा ध्यान से। हम फोर्स का एक फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं और जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था इट वाज BIL साइन थीटा। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था हमने? BIL साइन थीटा। अब देखिएगा, क्या आपको इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन याद आ गई? बिल्कुल लिखी है ना हमने, फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 यूनिट टाइम, that is electric current, flow of charge in 1 unit time, I is equal to Q upon T। तो देखिएगा ध्यान से, according to this force is equal to B की जगह आप क्या लिखेंगे? B लिखेंगे। I की जगह आप क्या लिखेंगे? I की जगह आप लिखेंगे Q upon T, और L की जगह which is the length of the wire L ही लिखे रहने देंगे, और साइन थीटा की जगह भी थीटा ही लिखे रहने देंगे। अब यहाँ पर थीटा क्या है ये मैं आपको थोड़ी सी देर में बताती हूँ। देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू बी और क्यू को तो हम बाहर ले आए और लेंथ अपॉन टाइम को हमने एक साथ कर दिया। ऐसा कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो L अपॉन टी हो गया, और L अपॉन टी का मतलब तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को तो हम स्पीड बोलते हैं, और स्पीड को हम यहाँ पर v से डिनोट करेंगे। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह हमने लिख दिया b q v साइन थीटा। सो दिस इज द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में घुस जाए तो उस पर जो फोर्स की वैल्यू होगी वो होगी b q v साइन थीटा। अब यहाँ पर b क्या है, q क्या है, v क्या है, वो मैं यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देती हूँ। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, है ना। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये जो b है, ये b है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। क्या है b यहाँ पर? b इज अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। q क्या है यहाँ पर? q इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन चार्ज्ड पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल आपने लिया है उस पर जो भी चार्ज है, 1 कूलम, 2 कूलम, 0.5 कूलम, 0.2 माइक्रो कूलम, वॉट एवर द चार्ज इज देयर, दिस इज q। v क्या है यहाँ पर? v is the velocity of charge through which it is entering into the magnetic field. Is it okay? And theta is the angle. ये theta किस किस के बीच का एंगल है? Theta is the angle between magnetic field and velocity of charged particle. Is it okay? So this is the formula of force if a charged particle enters into the magnetic field, and this is the formula of the force when a current carrying wire is placed in the magnetic field. तो मतलब बात ऐसी है कि वायर हो तो भी फोर्स लगेगा, और वायर ना हो, कोई चार्ज पार्टिकल ही एंटर कर जाए मैग्नेटिक फील्ड में तो भी फोर्स लगेगा। इज इट ओके? आ गई बात समझ में? और दोनों केसेस में फोर्स का फॉर्मूला हमने जान लिया है, मैक्सिमम कब लगेगा, मिनिमम कब लगेगा, ये भी जान लिया है, पर अभी भी कुछ जानना बाकी है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन जानना जरूरी है, पर उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हाँ जी, तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, प्रॉपरली आप इसे रिवाइज भी करेंगे, और डायरेक्शन जो हमारा बाकी है जानना कि फोर्स आखिर कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, इसको हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट ओके? बाय एवरीवन।